कतर एक ऐसा देश जिसने कभी भी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं किया, जिस देश का क्लाइमेट एक समर वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करने के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जो कि एक फुटबॉल फैन फ्रेंडली कंट्री भी नहीं है, जहां पर LGBTQ होना इलीगल है। दुनिया भर से फैंस को इस वर्ल्ड कप में इन्वाइट करने के बावजूद नॉन मुस्लिम प्रेयर इलीगल है, ड्रिंकिंग और लाउड म्यूजिक बजाना इलीगल है। उसके ऊपर से कतर ने इस वर्ल्ड कप को ऑर्गेनाइज करने के लिए $220 बिलियन खर्च किए हैं। तो कतर को क्या खुजली थी कि उन्होंने हिस्ट्री का सबसे एक्सपेंसिव वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया है। वही खुजली थी जिसकी वजह से चाइना ने 2008 में ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज किए थे और हिटलर ने 1936 में ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज किए थे। इस खुजली को स्पोर्ट्स वॉशिंग बोला जाता है। सुनकर भले ही लगता होगा कि स्पोर्ट्स वॉशिंग तब होती है जब आप एक फुटबॉल को वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं। मुझे क्यों तोड़ा? लेकिन स्पोर्ट्स वॉशिंग कुछ और ही है और जितना आपको लगता है उससे कहीं ज्यादा कॉमन है और इसकी खास चिंता इंडियंस को होनी चाहिए। क्यों? आइए डिस्कस करते हैं। हेलो शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेक्युलरिज्म का CEO शाम शर्मा और आज आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम। तो यार, मैं और आप में से बहुत लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, हमें स्पोर्ट्स बहुत पसंद है। इनफैक्ट आई एम श्योर आप में से कई लोगों को स्पोर्ट्स इतना पसंद है कि दुनिया में ऐसी बहुत कम चीजें हैं जो हमें इतनी एक्साइटमेंट और इतनी खुशी प्रोवाइड करती है, जो एक्साइटमेंट और खुशी हमें अपने फेवरेट स्पोर्ट पे अपने फेवरेट टीम को देखकर होती है। लाइफ में हम कितने भी बिजी हो, कितने भी दुखी हो, कितने भी डिप्रेस्ड हो, अगर हमारा कोई फेवरेट स्पोर्ट है और उसमें हमारी कोई फेवरेट टीम है तो कुछ भी करके हम उनको देखने की कोशिश करते हैं, भले ही हमारे डिप्रेशन का कारण हमारी फेवरेट टीम हो। और इस बात को देखिए, कंपनीज जो है बड़ी अच्छी तरह से जानती हैं। इसीलिए तो बड़ी बड़ी कंपनीज बड़े बड़े स्पोर्टिंग इवेंट्स को स्पॉन्सर करती हैं ताकि करोड़ों लोग उनके प्रोडक्ट को देखें और करोड़ों लोगों की आंखों में इन कंपनीज की इमेज इंप्रूव हो। वो देखे कि अरे वाह, ये कितनी कूल कंपनी है कि हमारी तरह ही हमारे फेवरेट स्पोर्ट को इतना सपोर्ट कर रही है। और देखिए, अगर कंपनीज इस साइकोलॉजी को समझती हैं तो दूसरे लोग भी समझते हैं, खासकर ऐसी गवर्नमेंट्स जिनके ऊपर दुनिया में प्रेशर बना हुआ है उनके ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड्स की वजह से, जैसे रशिया, सऊदी अरेबिया, चाइना और हाल में ही कतर। तो कंपनीज की तरह ही इन देशों को भी पता है कि अपनी इमेज को दुनिया में सुधारने का सबसे बढ़िया तरीका है अपने ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड्स को फिक्स करना नहीं, क्योंकि यार वो करने में तो टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी और नॉन मुस्लिम्स को अधिकार कौन देना चाहता है? यहाँ क्या कॉमेडी चल रही है? ये देश जानते हैं कि अपनी इमेज को सुधारने का सबसे तेज तरीका है कि अपने देश में एक बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट ऑर्गेनाइज करो, अपने देश को एक स्पोर्ट्स के बड़े सपोर्टर की तरह दिखाओ, जिससे कि आपको दुनिया भर की मीडिया में पॉजिटिव कवरेज मिलेगी। It's a very safe environment. I've never felt so safe. It's not as bad as what people say. We've had a great time here, and we've had a life that we wouldn't have had in England. Despite being the smallest nation ever to host the football tournament, they've gone all out, creating 8 breathtaking stadiums, the envy of the world. All the stadiums are powered by solar panel farms, and given Qatar's scorching climate, their cooling systems have been meticulously designed. और आपके ह्यूमन राइट्स का जो रिकॉर्ड है, उसकी जो प्रॉब्लम्स है, उससे दुनिया का ध्यान भी हट जाएगा। 6,500 migrant workers lost their lives in the construction of the stadiums and infrastructure to enable soccer to be played in the intense heat of Qatar. It's not easy, my friend. You're going to work outside there. The heat hits you till you feel like you are dying. Several investigations into Qatar stadiums reveal that employers usually house workers in private camps far from city centers, where they are forced to live in overcrowded rooms and unsanitary conditions. The life you are living here is hell. याद रखिए, इन प्रॉब्लम्स के साथ साथ कतर के ऊपर आतंकवाद को सपोर्ट करने के भी एलिगेशंस हैं। कतर की तालिबान के साथ एक क्लोज रिलेशनशिप है और कतर ने ओपनली ये कहा है कि वो तालिबान की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। इनके ऊपर अलकायदा और ओसामा बिन लादेन को भी सपोर्ट करने के आरोप लगे हैं। इनके ऊपर आईसिस को सपोर्ट करने का आरोप लगा है। ये माना जाता है कि आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन हमास को सबसे ज्यादा फंडिंग कतर से आती है। वर्ल्ड कप शुरू होने के जस्ट पहले कतर ने इस्लामिस्ट जाकिर नाइक को, जिसकी एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी की वजह से वो इंडिया में बैंड है, उसको कतर में वर्ल्ड कप फैंस को इस्लाम सिखाने के लिए बुलाया था। और अब देखिए, जिन ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करने का कतर के ऊपर आरोप है, उन ऑर्गेनाइजेशंस ने अक्सर इंडिया को या तो टारगेट किया है या डायरेक्टली इंडिया के ऊपर अटैक किया है। लेकिन पूरी दुनिया का ध्यान इस समय पर इन ऑर्गेनाइजेशन या कतर के ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड्स के ऊपर नहीं है। पूरी दुनिया का ध्यान इस समय पर वर्ल्ड कप पर है कि वर्ल्ड कप में कितना एक्साइटमेंट है, कितना ड्रामा है, किलियन एम्बापे कितने सारे गोल्स मार रहा है। और सिर्फ दुनिया का ही नहीं, फीफा जैसी वर्ल्ड वाइड स्पोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन का जो चीफ है जियानी इन्फेंटिनो, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपोर्टर्स को डांट रहा है कि आप कतर से सवाल क्यों पूछ रहे हो, कतर ने कुछ भी गलत नहीं किया है। Today I feel Qatari. Today I feel
Arab. Today I feel African. Today I feel gay. बताइए, पूरी दुनिया माइग्रेंट वर्कर्स को और कतर के ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड्स को वैसे ही भूल गई जैसे बॉलीवुड उदय चोपड़ा को भूल गया। यही तो जादू है स्पोर्ट्स वॉशिंग का। और ये कोई नई स्ट्रैटेजी नहीं है, ये टाइम टेस्टेड स्ट्रैटेजी है। रोमन टाइम्स में एक फेमस पोएट था जिनका नाम था जुवेनाइल। जुवेनाइल ने एक बार कहा था कि जब तक रोमन गवर्नमेंट अपनी प्रजा को ब्रेड और कॉलोसियम में सर्कस प्रोवाइड करती रहेगी, तब तक प्रजा जो है वो रोमन गवर्नमेंट की बड़ी से बड़ी गलती को इग्नोर करती रहेगी। 1936 में हिटलर ने जर्मनी में ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज किए थे अपने देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट और कल्चरल पावर को दिखाने के लिए, और दुनिया का ध्यान नाजी एजेंडा, नाजी रेसिज्म और एंटी जूइश हेट्रेड से दूर हटाने के लिए किया था। और इनफैक्ट इस मकसद में हिटलर कई साल तक सक्सेसफुल भी रहा था। और जब फाइनली हिटलर ने पोलैंड को इन्वेड किया और हॉलोकॉस्ट की खबर जर्मनी के बाहर फैलने लगी, तब दुनिया का ध्यान जर्मनी की तरफ सही मायने में गया। चाइना ने 2008 में ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज किए थे अपनी कल्चरल और इकोनॉमिक पावर को दिखाने के लिए, और किस तरह से वो मीडिया को सेंसर करते हैं, ह्यूमन राइट्स को इग्नोर करते हैं और उइघुर्स को कंसंट्रेशन कैंप्स में डालते हैं, उससे दुनिया का ध्यान हटाने के लिए। रशिया ने 2018 में वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया था, 2014 में विंटर ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज किए थे, दुनिया को इस बात से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कि रशिया में डेमोक्रेसी वैसे ही गायब है जैसे राहुल गांधी के इंटरव्यूज में सेंस गायब है। भाई साहब, राहुल गांधी को मैंने बहुत सालों पहले छोड़ दिया है। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मेरे दिमाग में है ही नहीं। बात समझो। समझ गए आप? समझ गए? एक बंदा समझ गया। अब देखिए, शायद आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे देश स्पोर्ट्स वॉशिंग ट्राई कर चुके हैं, पाकिस्तान ने अभी तक ट्राई क्यों नहीं किया है? देखिए, ट्राई तो वो करना चाहते हैं, लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि वो एक एक्सट्रीमिस्ट देश होने के साथ साथ एक नंबर के भिखमंगे देश भी हैं, तो उनकी औकात नहीं है स्पोर्ट्स वॉशिंग की। अभी मांग नहीं आई, लेकिन मजबूरी है। इंडिया में एक बड़ी प्रॉब्लम ये दिखाई जाती है कि इंडिया में जॉब्स की प्रॉब्लम है, और इसीलिए अक्सर माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं वो इंडिया को छोड़कर कतार जैसी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में जाके इतनी इनह्यूमन कंडीशंस में काम करते हैं। तो इंडिया में तो जॉब्स की प्रॉब्लम है ही, उसके साथ साथ लग रहा है कि इंडिया के बाहर भी जॉब्स की एक अनस्टेबल सिचुएशन बनने वाली है, क्योंकि अगर आप देखें, ट्विटर ने हाल में ही 7,000 एम्प्लॉइज को फायर किया, मेटा ने 11,000 एम्प्लॉइज को फायर किया, अमेजॉन प्लान कर रहा है 10,000 एम्प्लॉइज को नौकरी से निकालने की। तो जॉब्स की सिचुएशन लग रहा है पूरे दुनिया में अनस्टेबल हो रही है। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, उनकी जॉब्स मोर और लेस स्टेबल रही है। तो अगर आप जॉब या फिर जॉब सिक्योरिटी ढूंढ रहे हैं, तो आपके लिए मेरे पास एक आइडिया है, एंड दैट इज व्हाई टुडेस वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय कोडिंग इन्वेडर्स, जो आपको स्टेबल आईटी जॉब्स जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जैसे जॉब्स ढूंढने में 9 महीने में हेल्प करते हैं। इनके करंट प्लेसमेंट स्टैट्स 93% है। इनके कोर्सेज में एनरोल करने के पहले आपको एक गारंटीड जॉब एग्रीमेंट प्रोवाइड की जाती है और मनी बैक गारंटी प्रोवाइड की जाती है। इनके कोर्सेज Amazon, फिलिप्स और डेलॉयट के एक्सपर्ट्स ने तैयार करके दिए हैं। इन्होंने 20,000 कैंडिडेट्स को 10 to 25 LPA के पैकेजेस प्रोवाइड किए हैं। तो अगर आप जॉब या फिर जॉब सिक्योरिटी ढूंढ रहे हैं, तो नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करें, कोडिंग इन्वेडर्स को ज्वाइन करें, कूपन कोड SS20 अगेन SS20 का इस्तेमाल करें अपनी फी पर 20% ऑफ पाने के लिए। याद रखें, ये ऑफर सिर्फ 150 एप्लीकेंट्स के लिए मौजूद है, तो जल्दी करें। अगर आप देखें तो हाल में ही सऊदी अरेबिया और यूएई जैसे देश भी इस स्पोर्ट्स वॉशिंग के ट्रेंड को इस्तेमाल कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया ने अपने देश में बड़े बड़े स्पोर्टिंग इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए हैं, जैसे ग्रॉ प्री, जैसे फुटबॉल सुपर कप और बड़े बड़े बॉक्सिंग इवेंट्स। इस बात से दुनिया का ध्यान हटाने के लिए कि उन्होंने सालों तक बड़े बड़े आतंकी ऑर्गेनाइजेशंस को फंड किया है और इंडिया जैसे देशों में वहाबी इस्लाम फैलाया है। उसी तरह से सऊदी अरेबिया और यूएई ने दुनिया की सबसे पॉपुलर फुटबॉल लीग यानी प्रीमियर लीग में 2 बड़े फुटबॉल क्लब्स खरीदे हैं, न्यूकासल यूनाइटेड और मैनचेस्टर सिटी। अब इससे इंग्लैंड में इश्यूज पनपते हैं, जैसे कि जो इंग्लिश लीग है उसमें जो प्लेयर सैलरीज हैं, जो ट्रांसफर फीस हैं, वो इन्फ्लेट हो जाती है, और जो लीग है वो अनकंपिटिटिव हो जाती है। इनसे इनफैक्ट लोकल इकोनॉमीज पे भी नेगेटिव इफेक्ट पहुंचा है। यूएई की गवर्नमेंट ने मैनचेस्टर के शहर को 1 बिलियन पाउंड्स की डेवलपमेंट प्रॉमिस की थी, लेकिन उसके बदले में अबू धाबी ने मैनचेस्टर के शहर की प्राइम प्रॉपर्टी को 1000 साल के लिए लीज पे ले लिया है। मैनचेस्टर शहर के लोगों की मदद करने के प्रॉमिस करने के बजाय जो भी हाउसिंग वहां पर डेवलपमेंट की है, उन्होंने वो हाई एंड हाउसिंग डेवलपमेंट की है। मैनचेस्टर शहर में हाउसिंग क्राइसिस होने के बावजूद जरा भी अफोर्डेबल हाउसिंग डेवलपमेंट नहीं की है। उसके साथ साथ उन्होंने प्रॉमिस किया था कि मैनचेस्टर शहर में वो जो भी डेवलपमेंट करेंगे उसका 50% अबू धाबी के पास जाएगा और 50% मैनचेस्टर शहर के पास जाएगा। लेकिन इस प्रॉमिस करने के बावजूद इनकी जो भी लैंड डेवलपमेंट हुई है, उससे जो भी रेंटल इनकम आया है, वो सारा अबू धाबी गया है। लेकिन क्योंकि इन्होंने इन शहरों के फुटबॉल क्लब में इन्वेस्टमेंट की है, उस वजह से ब्लू कॉलर यानी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोग आकर सऊदी अरेबिया और यूएई के
शेखों को सपोर्ट कर रहे हैं। मीडिया को कह रहे हैं कि आप इन लोगों की निंदा मत करो। मतलब ये तो उसी के बराबर हो गया कि अगर एक औरतों की आर्मी होती जो हार्वी वाइनस्टीन को सपोर्ट करने के लिए आती। The former movie producer was convicted last month on a first-degree criminal sexual act. Harvey Weinstein. Thank you, Harvey Weinstein. Especially Harvey. I would like to thank Harvey Weinstein. Harvey Weinstein, who had the guts, the courage, the commitment. Harvey and Bob Weinstein. You also break my heart with your uncensored passion. And Harvey and Bob Weinstein. Awkward. ये है स्पोर्ट्स वॉशिंग की ताकत कि यूके और उसके नागरिक भले ही रशिया ने जो यूक्रेन पर युद्ध किया है उसकी निंदा करते हो और पुतिन की निंदा करते हो, लेकिन रोमन अब्रामोविच जो कि पुतिन का खास आदमी हुआ करता था और चेल्सी का पूर्व ओनर था, उसको सपोर्ट करके उसके नाम के नारे लगाते हैं। सऊदी अरेबिया में गे लोगों की कितनी बुरी हालत है आप सोचिए, लेकिन उसके बावजूद न्यूकासल यूनाइटेड का जो LGBTQ सपोर्टर ग्रुप है वो सऊदी अरेबिया को सपोर्ट करता है। LGBTQ+ supporters group today released a statement saying that they hope the takeover can actually improve conditions for the LGBTQ+ community within Saudi Arabia. चलिए भाई, उसने पिछले हफ्ते 200 लोगों को चॉप स्क्वायर में मारा था, लेकिन हो सकता है कि न्यूकासल यूनाइटेड के लिए वो मेसी को खरीद ले। तो बेसिकली थोड़ा सा पैसा खर्चा करके इन देशों के पास एक आर्मी खड़ी हो जाती है वेस्टर्न लोगों की, जो वेस्टर्न देशों में इन देशों को सपोर्ट करने के लिए खड़े हो जाते हैं। यही ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रेटेजी को आज कतर फॉलो कर रहा है कि भाई चलिए कुछ माइग्रेंट लेबरर मर गए, लेकिन बताइए आपको वर्ल्ड कप में मजा आ रहा है कि नहीं। और देखिए, जिन देशों के ऊपर स्पोर्ट्स वॉशिंग का आरोप लगाया गया है वो जवाब में अक्सर ये कहते हैं कि भाई हमारे देश तो बड़ी बड़ी कंपनीज में भी इन्वेस्ट करते हैं, क्या आप उन कंपनीज को बॉयकॉट करोगे? यूके जैसे देश और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जैसे देश तो सऊदी अरेबिया को वेपन्स प्रोवाइड करते हैं, क्या आप यूके और यूएसए को बॉयकॉट करोगे? और कई प्राइवेट कंपनीज जो बड़े बड़े फुटबॉल क्लब्स को ओन करती हैं वो भी कोई दूध की धुली तो है नहीं, तो उनको क्यों नहीं बॉयकॉट कर रहे? करो फेयर। और देखिए, इन सब चीजों की भी निंदा होनी चाहिए, ये बिल्कुल फेयर पॉइंट है, लेकिन टू थिंग्स कैन बी ट्रू एट द सेम टाइम। और इसलिए स्पोर्ट्स वॉशिंग की भी हमें निंदा करनी चाहिए, क्योंकि आप सोचिए कि जो 6500 मरे हुए माइग्रेंट लेबरर्स हैं उनकी फैमिलीज को कैसा लगेगा जब वो देखेंगे कि फीफा प्रेसिडेंट जियानी इन्फेंटिनो कतर के तारीफों के पुल बांध रहा है। सोचिए उन फैमिलीज को कैसा लगेगा जब फुटबॉल फैंस कतर जाके बोलेंगे कि भाई उनको तो बिल्कुल सेफ फील हो रहा है, पता नहीं मीडिया कतर से सवाल क्यों पूछ रही है। आप सोचिए कि कतर की LGBTQ कम्युनिटी को कैसा लगेगा जो कि खुल के अपनी जिंदगी भी नहीं जी सकते क्योंकि कतर में LGBTQ होना इलीगल है। आप सोचिए कि अगर पाकिस्तान में वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया होता और फीफा प्रेसिडेंट और दुनिया भर के फैंस आके पाकिस्तानी आर्मी की, पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तारीफों के पुल बांध रहे होते, तो उन इंडियंस को कैसा लगता जिनके फैमिली मेंबर्स 26/11 के अटैक में मारे गए? उन इंडियंस को कैसा लगता जिनकी फैमिली मेंबर्स पार्लियामेंट अटैक में मारे गए? उन कश्मीरियों को कैसा लगता जिनको 40 सालों से पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवादी मार रहे हैं? और याद रखिए, जैसा कि मैंने पहले कहा कि कतार के ऊपर जिन ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट और फंड करने के आरोप लगे हैं, उन ऑर्गेनाइजेशंस ने या तो डायरेक्टली इंडिया के ऊपर अटैक किया है या फिर इंडिया के ऊपर अटैक करने की धमकी दी है। तो दुनिया में जिसको भी ह्यूमन राइट्स की चिंता है उनको स्पोर्ट्स वॉशिंग के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके दिमाग में और कोई स्पोर्ट्स वॉशिंग के एग्जांपल्स आ रहे हैं? और स्पोर्ट्स वॉशिंग को खत्म करने के लिए या एक्सपोज करने के लिए दुनिया की गवर्नमेंट्स या लोग क्या स्टेप्स ले सकते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बाकी अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो प्लीज आज के एपिसोड को एक लाइक दें, एक थम्स अप दें, इससे मेरी बहुत मदद होती है, इससे शो की बहुत मदद होती है। अगर आप इंडिया के वर्ल्ड कप होप्स और ड्रीम्स के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पर या यहाँ पर क्लिक करके वो वीडियो जरूर देखें। अगर आप शाम शर्मा शो का मर्च स्टोर ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे मर्च स्टोर के लिंक पे क्लिक करके नया मर्च जरूर चेकआउट करें। अगर आप शाम शर्मा शो का मग क्लब ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे पेट्रियन के लिंक पर क्लिक करें और शाम शर्मा शो के एक मग क्लब के मेंबर बने। और याद रखिए कि अगर कतर की और आतंकवाद सपोर्ट करने वाले देशों की इमेज इंप्रूव होती है तो दुनिया का ध्यान उन ऑर्गेनाइजेशन से हटेगा जो ऑर्गेनाइजेशंस इंडिया जैसे देशों को टारगेट करते हैं और जिन ऑर्गेनाइजेशन को कतर जैसे देश फंड करते हैं। बाकी मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम।